अच्छा, अभी ना मैं आज इकोनॉमिक्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा। बेसिकली चैप्टर सब्जेक्ट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा जाकर एडमिशन ले लो, लेना भी नहीं है। हम खुद बोल रहे हैं मत लेना। बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ना 2-3 क्लास में इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरे हिसाब से देखो, मैं तुम लोग को अपना एक छोटा भाई बहन की तरह से मानता हूँ, तो मैं एक बड़ा भाई के नाते या टीचर होते हैं बोल रहा हूँ ना। यू मस्ट बी नो अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको संविधान के बारे में। आपको कुछ भी नहीं पता होगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैं पूछ लूँ आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी क्या हुआ? कब बन के रेडी हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, बताओ तो। सब बोलेगा। क्या बोलेगा, बोलो। कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी कब हुआ, बताओ। ना। 1951। 1950, 1951। सब गलत बोल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का दो डेट है। एक है एडॉप्शन डेट है, और एक है फॉर्मिंग डेट। 26 जनवरी 1950 बन करके रेडी हुआ है। एक एडॉप्शन डेट, कुछ कुछ आर्टिकल। आज तक हम देखो 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं? सर चैप्टर टू का ही बड़ा तीन, देखो चैप्टर टू दो है। तीन डिवाइड, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसमें चार टॉपिक, सप्लाई का डे वन हो रहा है। हाँ ठीक है। तो मैं तुमको वही बता रहा हूँ ना कि उसका दो एडॉप्शन डेट है। 1926 जनवरी हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर, बोलते हैं ना गणतंत्र दिवस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बन करके रेडी हो। सबको पता, बच्चा बच्चा जानता है। पर किसी को ये नहीं पता कि छब 1950 के पहले भी कुछ आर्टिकल इंडिया में लागू हो गए थे। नहीं पता। हमारा आर्टिकल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको ग्रैंड ग्रैंड नॉर्म्स क्यों बोलते हैं, नहीं पता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिटन था या टाइप था, या किसने लिखा था, या किसने टाइप था, किसी को नहीं पता। तो बहुत कुछ है तुम लोगों को नहीं पता। मैं तुमको आकर ना ये मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ कि बेटा पढ़ ले पैसा मिल जाएगा, मेरा घर में रोटी नहीं है, मिल जाएगा, कब आएगा पैसा, ये सब कुछ नहीं है। ये सब धंधा पानी हम करते ही नहीं है, मेरा बात समझे ना। मैं बस एक चीज तुमको बताना चाहता हूँ कि आप इस देश के नागरिक हो ना, आपको अपने देश के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसीलिए इसीलिए देखो ना, जब ये सिलेबस लॉन्च किया ना। हाँ, डिमांड खत्म हो गया, डिमांड खत्म हो गया, थोड़ा बहुत बाकी है वो मैं मिसलिनियस बोल के खत्म कर दूंगा, थोड़ा बहुत बाकी है। ज्यादा मतलब 99% खत्म हो गया, 2-3% बाकी होगा, वो खत्म कर दूंगा। जब ये सिलेबस आया ना, देखो ना। सीयू पहले सीयू पहले इस सिलेबस के मतलब सिलेबस में इसको डाला ही नहीं पहले। देखा ना, ये सिलेबस बाद में लॉन्च किया। पहले यही जो अभी जो ईडी पीपीएम पढ़ रहे हो ना, पढ़ लो। बाद में जो सीयू का खुद का अपना एक्ट है ना। सीयू तो अपना खुद का एक्ट बार बार अमेंड करता है। पहले सीयू एक्ट 1959 था, फिर 69 हुआ, अभी 79 हुआ, अभी लेटेस्ट सीयू का एक्ट है। सीयू मतलब कैलकाटा यूनिवर्सिटी एक्ट 1979। उसमें अमेंड करते हुए लिखा है कि एज ए यूनिवर्सिटी, उसमें खुद लिखा, अभी मैं गूगल में डाउनलोड करके तुमको सिलेबस दिखा दूंगा, उसमें खुद लिखा है कि आप भारत के नागरिक हैं और आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। आपको थोड़ा बहुत अपना फंडामेंटल राइट, थोड़ा बहुत अपने संविधान के बारे में जानना ही चाहिए, मस्ट बी नो। इसलिए तुम्हारे सिलेबस में चीज डाला है। यहाँ पे सीयू ने नहीं लिखा है कोचिंग सेंटर पकड़ लेना इसके लिए। मेरा सुन, वो नहीं लिखा कि कोचिंग सेंटर कब पढ़ लेना और विशेष कैसे पढ़ लेना, ये नहीं लिखा है। सीयू तुमको अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा रहा है तो वो उसका इंटेंशन बस ये है ना कि यू मस्ट बी नो समथिंग, नो अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन, समथिंग, पूरा नहीं। काफी बड़ा आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन में काफी बड़ा आर्टिकल है ना। लेकिन थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए, इसीलिए सीयू तुम्हारे सिलेबस डाला है। अब आप बोलोगे सर ऑप्शनल है। तुम्हारे लिए ऑप्शनल है, तुम्हारे लिए ऑप्शनल है। सीयू बोलता है हाँ ऑप्शनल है। बट मैं बोलता हूँ इसको ऑप्शनल की तरह मत ट्रीट करना। इसको तुम ज्ञान की तरह ट्रीट करना, क्योंकि इस देश में हो, कभी ना कभी तुमको अपने फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ ना कुछ तो यूज लाइफ में आ ही जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी अभी मैं इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूंगा, डोंट वरी। तो इकोनॉमिक्स वाला बच्चा बोला अच्छा, इकोनॉमिक्स में फंडामेंटल पढ़ा रहा है। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम्हारा चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि तुमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना चाहिए। सपोज मैंने कोचिंग सेंटर ओपन किया। मेरा सबसे क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कोचिंग सेंटर ओपन किया। मैंने बाहर में बोर्ड लगवा दिया, सिर्फ लड़के ही पढ़ेंगे मेरे से। नो गर्ल्स अलाउड विद इन द एरेना। लड़कियां अलाउ नहीं है मेरे सेंटर में।
मैंने बाहर में, कोचिंग सेंटर के बाहर में लिख दिया। ठीक है, अपना सेंटर का नाम लिखा। ठीक है, अब बाहर में लिख दिया, सिर्फ लड़के लोग एडमिशन लेंगे। कम ऑन गाइस, आ जाओ, गले मिलते लड़का लोग, लड़की लोग दूर रहना। दिखना बस सेंटर के बाहर, आस पास नहीं दिखना, कोई एडमिशन नहीं लड़की लोग का, चाहे लाख रुपया क्यों नहीं दे, नो एडमिशन। लड़के लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, फ्री में पढ़ेंगे, हम पढ़ाएगा। हम कर सकते क्या ऐसा? हम ऐसा कर सकते हैं क्या, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट? नो सर। हम ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, अरे बोल तो रहा हूँ कर सकते हैं, सच में बता रहा हूँ। अरे हाँ हम चलो कॉन्स्टिट्यूशन, आपके मूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर आपको इक्वलिटी चाहिए ना, तो गवर्नमेंट से मांगो। हम गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट है, बना देना भाई। हम तो चाहते तू लोग गवर्नमेंट हमको बना दे, हम तो चाहते तुम हमको गवर्नमेंट बना दे। सर आप वोट में उतर जाइए। अरे सच बता रहे, ये तो इक्वलिटी नहीं हुआ ना, ये तो मतभेद हो गया कि एक जन को, एक जेंडर को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, दूसरे जेंडर को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। पर कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखा हुआ है कि जेंडर की इक्वलिटी का राइट आप आम नागरिक से नहीं मांग सकते। किससे मांग सकते? स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। और जब बात गवर्नमेंट की होती है ना, तो उसमें मोदी भी आ जाते हैं, ये ममता दीदी भी आती हैं, तुम्हारा केएमसी भी आ जाता है, तुम्हारी गवर्नमेंट की बिल्डिंगें भी आ जाती है गवर्नमेंट में। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट वर्ड ही नहीं लिखा हुआ, स्टेट वर्ड लिखा हुआ। और स्टेट, फिर स्टेट वर्ड को फिर डिफाइन किया कि स्टेट के अंदर क्या क्या आता है। देख तुम्हारा सर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, इसलिए जो बोलता है मान लिया कर। हाँ, मैं कल को अपना ऑफिस खोला, ऑफिस के बारे में लिख दिया, नहीं कोई लड़का नहीं, सिर्फ लड़की लोग काम करेगी ऑफिस में। वो मम्मी से मैं काफी इंस्पायर है, मेरी मम्मी बहुत अच्छा काम करती है, लड़की लोग भी आकर अच्छा काम करेगी, कोई लड़का नहीं दिखेगा, कोई पुरुष महापुरुष कोई अगल बगल नहीं दिखेगा। हम कर सकते हैं भाई, हम गवर्नमेंट नहीं है। आपको इक्वलिटी चाहिए, आपको अपना अधिकार चाहिए, आप गवर्नमेंट से मांगो, हमसे ना मांगो। हम गवर्नमेंट नहीं है, हम कोई स्टेट नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना, संविधान पढ़ना थोड़ा बहुत जरूरी है। तुमको पता था ये बात? तुम तो बोला सर काफी अत्याचारी आदमी है आप, तुम लोगों को मन में गाली देना स्टार्ट किया होगा। अच्छा, बहुत घटिया सोच है, आपको तो टीचर मानते थे हम। बेटा एग्जाम्पल दे रहे हैं, मेरा ऐसा कोई सोच नहीं है। मेरा कोई ऐसा सोच नहीं है, बस बस आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझो कि संविधान क्यों पढ़ना चाहिए आपको। हम आपको यहाँ के प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम एलएलबी पढ़े, एलएलबी के फर्स्ट ईयर में 200 नंबर का संविधान था, तो मेरे को अच्छे से पता संविधान पढ़ के मेरे को क्या बेनिफिट मिला। आ रहा है समझ में? सीएस में भी मेरा संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, थोड़ा सा ज्यादा नहीं था, थोड़ा ही था। सच बताना, ये जो मैंने एग्जांपल दिया इक्वालिटी वाला, ये नहीं पता था ना, अब तुम लोग चिपकाना बाहर में। हम कर सकते हैं। ए बहुत हो गया, संविधान इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन क्लास में लूंगा ना, तुम लोग सर को बोल के बोला नहीं नहीं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए, अभिषेक सर का क्लास ज्वाइन करेंगे, ऐसे ही बोल देना। सर बोलेंगे पैसा वाला बहुत पैसा दिया आपको, अब नहीं देंगे, 1 रुपया मत देंगे। आप सोच में आया देश का संविधान के बारे में। अरे हम बहुत कुछ नहीं पढ़ाने वाले थे, हमको पढ़ाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। हाँ, मेरे हालत 3 घंटे का, रात भर जग करके ऑडिट का नोट्स बनाए हैं, वो भी सीए इंटर का ऑडिट। सीए इंटर का जो ऑडिट है ना, उसका नोट्स बनाए हैं। 2 4 स्टूडेंट सीए इंटर भी पढ़ता है मेरे से, उसका ऑडिट का नोट्स बनाए। हालत खराब है मेरा, 3 घंटे की नींद आंखों में, विश में लक। नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू रखिए, यही देखो इंटरेस्ट आ गया लड़की को। नहीं नहीं, मेरा जॉब खतरे में आ जाएगा। ये तुम लोग को शर्म नहीं आता? हम गरीब आदमी हैं हाँ? तुम लोग बोलता है सर 1 घंटा में छोड़ दीजिए, मेरा जॉब अब चला जाएगा तुम लोग के चक्कर में। इकोनॉमिक्स से बोलता कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू रखिए, बड़ा खतरनाक है तुम लोग। सप्लाई स्टार्ट करते हैं हाँ, थोड़ा पंखा उनका चलाओ यार, अत्याचार ना करो मेरे ऊपर। कितना पे देखो, इसी कितना पे 26, 20 कर। नहीं नहीं, हम करेगा, हम टीचर है ना, हम करेगा। 18 कर दे, गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है। सर इको का नोट्स कब ग्रुप में देंगे? पहले मेरे को तो ग्रुप में ऐड करवा भाई, मेरे को नहीं कर...
आज तुम लोग लाल झंडा लेकर के यहाँ के बाहर में खड़ा हो जाना। चोलबे ना, ये चोलबे ना, सर को ऐड करो ग्रुप में। अरे कुछ कर भाई मेरे लिए तुम लोग। अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा है, माउस क्यों नहीं काम कर रहा है? गुस्सा आ जाता। एगो चूहा मांग के लाओ माउस ऑफिस से। मतलब बाहरी चूहा देना, एक्सटर्नल चूहा। जल्दी जल्दी दीदी जल्दी। पैर में लगता मेहंदी लगा ली है, खराब हो जाएगा। तब तक मैं इस पेन को यूज करता हूँ। कल रात 11 बजे से 11 बजे से रात को 2:30 बजे तक सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स का मैराथन लिए रात में। फिर 1 घंटा नोट्स बनाए, फिर जाकर सोए हैं। और फिर सुबह 9 बजे फिर क्लास था, सीए का लॉ का क्लास था। अरे बहुत दिक्कत हो रहा है यार। अब एक, अब एग्जॉस्ट हो गए। अब माइंड काम नहीं कर रहा है। बाबूदीप, ये हैंग हो रहा है। हाँ काम नहीं कर रहा है। क्या हुआ? अरे अरे बाप रे। कुछ नहीं काम कर रहा। रुको पहले रिकॉर्डिंग को पॉज करने दो फालतू। आ जाओ। कहाँ गया कहाँ गया? इको, सीए इको। सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, हाँ। व्हाट इज सप्लाई? खुल जा, क्यों सर मारा है? ये मैंने ही बनाया है नोट्स। मैं आप लोगों को भेज दूंगा अच्छे से बना करके। हाँ। अरे और भी सुंदर सा बनाएंगे, एकदम रंग बिरंगा होली लगा ठीक है। हम हम समझ गए, मेरा इंसल्ट हो रहा है अब यहाँ पे। हम इसमें अपना फोटो नहीं लगाएंगे। अरे वो साड़ा हुआ लिखेंगे ना अभिषेक पांडे। अरे दीदी यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। अच्छा। ठीक ठीक ठीक। ठीक। और कुछ नोट्स के साथ कुछ, कुछ खाना पीना, कुछ एंटरटेनमेंट, सब सब नोट्स के साथ सब फ्री। आ जाओ सप्लाई की बात करते हैं। व्हाट इज सप्लाई? डिमांड याद है? डिमांड याद है? बोल। डिमांड का डेफिनेशन कौन बताएगा? डिमांड का डेफिनेशन कौन बताएगा? कौन बताएगा बताओ। जो बताएगा, रवि रवि सर उसको कैडबरी खिलाएगा। हम नहीं खिलाएंगे। बोलना रवि सर से ले लेना जा करके, अभिषेक सर बोले हैं। बताओ। ऑनलाइन, एक मिनट, ऑनलाइन वाले आपको भी ऐसा नहीं है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ करके हम मतभेद कर रहे हैं तुम्हारे साथ। तुमको मौका मिलेगा पहले ऑफलाइन। परचेसिंग बैक पावर भाई। जयदेव सर का बुक याद करके बैठी हुई लड़की। बता। डिमांड क्या होता है? हम यही पढ़ाया था तुम लोग को, नहीं ना? तब क्या है मतलब, यही है। हाँ हाँ ठीक है, याद नहीं आ रहा है। कौन बताएगा? हम उस दिन बिल्डिंग्स अपना बड़ा यार सुतरे, ठीक बगल से जा रहा था, हम बोले अरे रुक जा। तो 2 दिन पहले दिखा भी नहीं। बता। हाँ हम तेरे को देखा होगा। अच्छा चल डिमांड बता, छोड़ेंगे नहीं तेरे को। परचेस जल्दी बोल, ऑनलाइन तो सुनाई पड़े हैं। तेज बोल। हाँ ठीक है। सब शांत। दीदी आप बताइए। बीइंग टीचर, एक एक टीचर हो करके दूसरे टीचर को मना कर दे, शर्म नहीं आता तुमको? नहीं तुम पूरा फर्ज बताएगी। ना ये गलत है, ये गलत है। एक टीचर हो के दूसरे टीचर का सम्मान, हाँ। आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आप बताइए। कौन बताएगा? 10 लोग हैं, कौन बताएगा?
डिमांड के डेफिनेशन के बारे सर में। डिमांड रेफर टू। हाँ, ए कॉपी खोल के तुमने रखा सामने। नहीं सर। सर हम बता रहे सर, डिमांड इज समथिंग इन विच डिमांड इंक्रीजेस व्हेन प्राइस फॉल्स एंड डिक्रीजेस व्हेन प्राइस ना राइजेस। ना 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 ना, शुभम गलत 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 गलत। These are purchasing लॉ power। लॉ ऑफ डिमांड आप बता रहे शुभम। सर बताओ। बोलो। Demand is a flowing concept which demand is a flowing concept which refers to someone willing to pay or purchase a amount of good and services in a certain price or certain period. फिर से बोलना तो, फिर से बोलना। Demand is a flowing concept which someone willing to pay or purchase a amount of good or services in a certain price or certain period. ठीक ठीक, बढ़िया, ये वाला ठीक था, ये वाला ठीक था, ठीक था। फिर पर बहुत लोग समझ नहीं पाया होगा, दीदी अंग्रेजी में बोली है। लड़का लोग, अरे बोले वाह, दही में मुंह में दही जमा कर रखा है, बोलेगा नहीं तुम लोग डिमांड के बारे में। Demand refers to the consumer's desire and willingness to buy a product or services in given time or over time. ओवर, गिवन टाइम और ओवर टाइम, सही जा रहा था, एकदम सही जा रहा था, रास्ता भटक गया बाद में। सही जा रहा था, रास्ता बाद में भटक, बोला गिवन टाइम बहुत हो गया ओवर टाइम। सर हम बोले। अच्छा, आप भी बोलिए। Sir, demand refers to the consumer's desire and willingness to buy a product at a given period or at a given time. ये भी चाहिए। Okay, sir. Yes. ये भी सर, ठीक है। लेकिन कुछ लोग के लिए मैं जरूर बोलूंगा, मेरे साथ रामायण का कांड हो जाएगा। तुम लोग का हालत देख करके लग रहा है ना मेरे साथ रामायण का कांड होगा। और रामायण में किसका नाक कटा था? सुपनखा का। और तुम लोग का हालत देख के मेरा नाक कट जाएगा। और काटने वाला तुम लोग है, सब लक्ष्मण बन के घूम रहा है इधर में। डिमांड का डेफिनेशन नहीं पता, इकोनॉमिक्स पढ़ने आ गया। जा बाबू जा, पढ़ के अच्छे से। चलो, डिमांड क्या था सुन। डिमांड का डेफिनेशन लिखवाए थे ना कि डिमांड में 6 चीज था। डिमांड में कितना चीज? 6 चीज था ना। डिमांड के 2 पार्ट है, हम तो देसी आदमी देसी तरीके से पढ़ाएगा। डिमांड के कितने पार्ट थे? 2 पार्ट, एक था क्रिएशन और एक था एक्सप्रेशन। ऐसे तो कोई बताया नहीं, जैसे लगता है मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाने जा रहा हूं। मेरे को कोई इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बोला छोटा आदमी। दो डिमांड के कितने पार्ट है? 2 पार्ट, क्रिएशन और एक्सप्रेशन। क्रिएशन पहले, डिमांड को पहले क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, बाद में क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते। क्रिएट करने के लिए कितने पॉइंट थे? 3 पॉइंट थे, डिजायर, परचेजिंग पावर, विलिंगनेस टू पे। डिमांड क्रिएट हुआ, फिर क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइस, क्वांटिटी, टाइम पीरियड। एग्जांपल दिया था ना कि मैं तुम लोग को लिखवा रहा, एग्जांपल यही वाला सेम एग्जांपल दिया था कि मैं तुम लोगों को कुछ लिखवा रहा था। सपोज तुम्हारा पेन का इंक खत्म हो गया, तो तुम्हारे मन में डिजायर क्या आएगा कि भैया पेन चाहिए? डिजायर, ऑब्वियसली परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू पे ही होगा। भाई पढ़ाई लिखाई की बात है, परचेजिंग पावर भी है और विलिंगनेस टू पे है, चाहिए ही चाहिए। फिर अपने क्या करते? डिमांड क्रिएट हो गया, फिर अपने दुकान पर जाकर क्या करते हैं? अंकल को बोलते हैं अंकल 10 वाली एक पेन देना। 10 वाला मतलब प्राइस, एक पेन देना मतलब क्वांटिटी, और अभी देना टाइम पीरियड। राइट नाउ की बात कर रहा हूं, आ रहा है सब ने? तो डिमांड का डेफिनेशन में लिखा था, डिमांड रिफर्स टू, जो मैं डेफिनेशन तुमको लिखवा रहा हूं ना, ये सीए फाउंडेशन के इंस्टीट्यूट्स के बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ, जो मैंने तो आपको लिखवाया है। डिमांड refers to amount of goods and services which a consumer are willing and able to purchase at a certain period during a given period at a certain price during a given period of time। तो वो डेफिनेशन हम लोग को याद ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आते सप्लाई की बात करते। डिमांड में कितना पॉइंट था? 6 पॉइंट। सेम चीज सप्लाई में। देखो सप्लाई का डेफिनेशन देख लो, द टर्म सप्लाई रेफर्स टू द। यार बहुत लोग ना सप्लाई का डेफिनेशन, मतलब मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा ना किसी स्टूडेंट का नाम लूंगा, पर मैं जानता हूँ बहुत लोग बोलते हैं अरे सप्लाई क्या है? जिसको करते हैं। तो मैं तुम लोग को थप्पड़ लगा, ये भी सप्लाई है? ये भी सप्लाई है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोग करते हैं मार्केट में, दैट इज सप्लाई। गलत डेफिनेशन। ये डेफिनेशन रिलेवेंस डेफिनेशन नहीं है।
सप्लाई का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या बोल रहा है, सप्लाई रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई किसका होगा, या तो गुड्स का होगा या तो सर्विस का होगा। जैसे डिमांड गुड्स का होगा और सर्विस का होगा, ठीक उसी प्रकार से सप्लाई भी गुड्स का होगा और सर्विस को, इसलिए डिमांड सप्लाई साथ साथ पढ़ते हैं। डेट प्रोड्यूसर, अब तो यही तो मजा है। डेट प्रोड्यूसर, डाटा प्रोड्यूसर, चल क्या रे भाई, आज ही सब गड़बड़ होने वाला है, पेन भी नहीं चल रहा। आज तो मैं अपना आईपैड भी नहीं लाया कि लाके पढ़ा दूं यहाँ पे। अच्छा हाँ ठीक है। डाटा प्रोड्यूसर देखना, डाटा प्रोड्यूसर आर विलिंग, देख दो वर्ड आ गया ना, डाटा प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल, मतलब एक विलिंग की बात कर रहा है और एक एबिलिटी। जैसे कंज्यूमर में विलिंगनेस होता है ना, वैसे प्रोड्यूसर में भी इच्छा होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए। जैसे कंज्यूमर में परचेजिंग पावर या एबिलिटी टू पे होना चाहिए, ऐसे प्रोड्यूसर के पास भी क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू सप्लाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू सप्लाई। विलिंग एंड एबल टू ऑफर, ऑफर मतलब सेल, विलिंग एंड एबल टू ऑफर, विलिंग एंड एबल टू ऑफर, ऑफर मतलब सेल। सर ये समझ में नहीं आया, सेल कहां से ढुक गया बीच में, सेल बीच में कैसे ढुक गया, समझो 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 समझो। विलिंग एंड एबल टू ऑफर, अगर मैं वर्ड टू वर्ड का हिंदी समझाऊं कि एज ए प्रोड्यूसर मेरे अंदर विलिंगनेस होना चाहिए कि मैं सेल करना चाहता हूं, विलिंगनेस साथ साथ एबिलिटी होना चाहिए कि मैं सेल करूंगा। ये रहा ट्रांसलेट, बट यहां मैं ट्रांसलेट के लिए नहीं आऊं, इसका जो एग्जैक्ट मतलब है ना कि मेरे अंदर एबिलिटी कब आएगी, सेल की एबिलिटी कब आएगी। हेलो, मेरे अंदर सेल की एबिलिटी कब आएगी, जब मैं प्रोडक्शन करूंगा। इसका मतलब अगर आपको ऑफर टू सेल करना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा, प्रोड्यूसर। जब आप प्रोड्यूसर बन गए तब आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन। और जैसे ही आपने प्रोडक्शन कर लिया तो अब आप सप्लाई करने के लिए रेडी हो। विदाउट प्रोडक्शन आप सप्लाई कर पाओगे क्या। मैं जो पढ़ा रहा हूं ये तो मेरी सप्लाई है। अरे मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्या, सप्लाई ऑफ माई सर्विसेज, सप्लाई। तो मैं अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो क्या मेरा सर्विसेज आप दे पाओगे क्या। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आपकी सर्विस हो गई। बिना काम किए, मतलब बिना प्रोडक्शन किए क्या सप्लाई कर पाओगे क्या। इसका मतलब सप्लाई करने के लिए एबिलिटी कब आएगी, सप्लाई की एबिलिटी कब आएगी, जब आपके अंदर क्या होगा, जब आपके पास क्या होगा, प्रोडक्शन। तो ये जो विलिंग एंड एबिलिटी टू ऑफर है ना, इसका डायरेक्ट लिंकअप किससे है, प्रोडक्शन से। कि जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर लेगा, जैसे ही प्रोडक्शन करके रेडी हो गया, अब उसके पास एबिलिटी भी आ गई और साथ ही साथ क्या हो गया, बोला एबिलिटी तो आ गई, मैंने गुड्स बना करके रेडी हो गया, मैं सर्विसेज बना करके रेडी या सर्विसेज देने के लिए रेडी हो गया, ये तो एबिलिटी है। अच्छा दो चीज है, कंफ्यूज मत होना, दो चीजें, एक है एबिलिटी और एक है विलिंगनेस। मैं एक दो एग्जांपल लेके समझाऊंगा। मैंने गुड्स बना करके रेडी कर लिया, ये है मेरी एबिलिटी, ये मेरी क्या है, एबिलिटी। कि अब मैं एबल हूं सप्लाई करने के लिए, अब मैं एबल हूं सप्लाई करने के लिए, मतलब मेरे पास पावर है कि मैं सप्लाई कर सकता हूं। बट मेरा इच्छा ही नहीं है, मेरा इच्छा ही नहीं है। मैंने फैक्ट्री में प्लांट में अच्छा खासा प्रोडक्शन करके स्टॉक में रख लिया। जैसे ही मैंने प्रोडक्शन करके स्टॉक में रख लिया तो मेरे अंदर एबिलिटी आ गई, कि मैं सामान को बेच सकूं, मैं सप्लाई कर सकूं, एबिलिटी आ गई ना। पर मेरा इच्छा ही नहीं है, जबरदस्ती तुम लोग सप्लाई करवाएगा, नहीं नहीं कॉलर पकड़ सप्लाई करवाएगा, चल चल सप्लाई कर, ऐसे करवाएगा क्या। मेरा मन भी तो होना चाहिए, इसलिए दो वर्ड है, एक एबिलिटी है, साथ ही साथ क्या, विलिंगनेस भी है। बोला प्रोडक्शन करके एबिलिटी तो आ गई, प्रोडक्शन करके एबिलिटी तो आ गई, साथ ही साथ मन भी होना चाहिए सप्लाई करने का। जैसे डिमांड में याद है ना कि परचेजिंग पावर है, मन भी होना चाहिए खरीदने का। एबिलिटी है, परचेजिंग पावर मतलब बैंक में पैसा है तो जबरदस्ती परचेज करवाएगा नहीं ना, मन तो होना चाहिए ना। ऐसे ही प्रोड्यूसर को ही बोला गया कि जब आप प्रोडक्शन करके रेडी हो जाएंगे तो आपके पास आ गई एबिलिटी। सिर्फ एबिलिटी से काम नहीं आएगा, आपका मन भी होना चाहिए सेल करने के लिए, आपका मन भी होना चाहिए सप्लाई करने के लिए। आप समझ में दो वर्ड क्यों आया। एक एग्जांपल और, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे को इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत आता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एकदम इत्तू साथ इकोनॉमिक्स आता है।
थोड़ा बहुत। ये मेरी क्या है, एबिलिटी है। ये मेरी क्या है, एबिलिटी है। अगर मेरा पढ़ाने का मन नहीं है तो तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती पढ़वाएगा? नहीं नहीं पढ़ाते हो वे, बंगाल में दीदी के पास कंप्लेन कर देंगे, ऐसा करेगा क्या? नहीं, मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं तुम्हारे लेवल का इकोनॉमिक्स में पढ़ा सकता हूँ। इतना मेरे को आता है कि तुम्हारे लेवल का इकोनॉमिक्स में पढ़ा सकता हूँ। दैट इज माई एबिलिटी। मेरा विलिंगनेस नहीं है, मेरा विलिंगनेस टू ऑफर नहीं है। मतलब मैं अपनी सर्विसेज आपको नहीं बेचना चाहता हूँ, मैं अपना सर्विसेज आपको नहीं बेचना चाहता हूँ, मेरे पास विलिंगनेस टू ऑफर है ही नहीं है। तो क्या जबरदस्ती करोगे? नहीं। इसलिए दो वर्ड पे मैं काफी जोर दिया, एबिलिटी एंड। लोग देख भाई, आप बोलोगे सर दो चीज को बार बार क्यों बोलोगे? दोनों बहुत अंतर है, दोनों चीजों में बहुत अंतर है। एबिलिटी होना, एबिलिटी के साथ साथ मन का होना, दो बात अलग है। इसलिए दो बार यहाँ पे बोला कि प्रोड्यूसर के पास विलिंगनेस भी होना चाहिए, जैसे कंज्यूमर के पास विलिंगनेस होना चाहिए कंजम्पशन का, वैसे प्रोड्यूसर के पास विलिंगनेस होना चाहिए सप्लाई करने का। जैसे कंज्यूमर के पास एबिलिटी होना चाहिए परचेज करने का, वैसे प्रोड्यूसर के पास एबिलिटी होना चाहिए सप्लाई करने का। अब दो वर्ड क्लियर हुआ? ऑफर मतलब टू सेल, टू सप्लाई। अच्छा, जब भी प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा, जब भी प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा, फ्री में या एक प्राइस चार्ज करेगा। अब यहाँ पे देखिए वर्ड वेरियस प्राइस। वेरियस प्राइस क्यों बोला गया? क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर एट ए टाइम मैं एक गुड्स तो सप्लाई नहीं करूंगा। एक गुड्स, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सीए भी पढ़ाता हूँ, तुम्हारा 11 पढ़ाता हूँ, बीकॉम भी पढ़ाता हूँ, और एमकॉम भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अलग अलग प्राइस है या सेम प्राइस है सबका? अलग अलग। इसलिए वेरियस बोला कि जब आप सप्लाई करोगे तो किसी एक पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की नहीं करोगे, डिफरेंट डिफरेंट गुड्स की डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होगी। अच्छा, जब मैं सप्लाई करूंगा तो कुछ टाइम पीरियड होगा, कुछ क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। तो अब एक चीज देखो ना, कितना कॉमन हो गया। जैसे कंज्यूमर के पास डिजायर होना चाहिए, वैसे प्रोड्यूसर के पास भी डिजायर होना चाहिए, सप्लाई करने का इच्छा होना चाहिए। दूसरा, जैसे प्रोड्यूसर के पास एबिलिटी टू परचेज होना चाहिए, वैसे प्रोड्यूसर के पास एबिलिटी टू सेल होना चाहिए। जैसे कंज्यूमर के पास विलिंगनेस टू परचेज होना चाहिए, ऐसे प्रोड्यूसर के पास क्या होना चाहिए, विलिंगनेस टू सेल होना चाहिए। जैसे प्रोड्यूसर को एक सर्टेन प्राइस पता होना चाहिए, वैसे प्रोड्यूसर को भी एक सर्टेन प्राइस पता होना चाहिए, सर्टेन प्राइस पे वो रेडी है सप्लाई करने के लिए। जैसे प्रोड्यूसर के लिए टाइम पीरियड मैटर करता है, वैसे प्रोड्यूसर के लिए, जैसे कंज्यूमर के लिए टाइम पीरियड मैटर करता है, वैसे प्रोड्यूसर के लिए भी टाइम पीरियड मैटर करता है। ऑलमोस्ट सेम हो गया ना? तो जो 6 कंडीशन डिमांड के लिए था, वही 6 कंडीशन किसके लिए है, सप्लाई के लिए है। देखो कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, बोले सर दिखा दो लिखे, पर डेफिनेशन से तो निकाल के दिखा दिया, डेफिनेशन से तो निकाल के दिखा दिया कि पहला क्या होना चाहिए, डिजायर टू सप्लाई। बिना इच्छा का प्रोडक्शन होगा क्या? इच्छा थी तभी तो प्रोडक्शन हुआ। आज मेरा मन था पढ़ाने को, तभी तो मैं टीचर बना। डिजायर टू सप्लाई, ठीक है, एबिलिटी टू सप्लाई, विलिंगनेस टू सप्लाई एट अ सर्टेन प्राइस, एट अ सर्टेन प्राइस, फिर सर्टेन टाइम पीरियड, और अरे डिजायर हो गया, विलिंगनेस हो गया, एबिलिटी हो गया। डिजायर हो गया, विलिंगनेस हो गया, एबिलिटी हो गया, फिर क्वांटिटी, प्राइस और टाइम पीरियड। तो जो 6 फैक्टर डिमांड के लिए थे ना, वही 6 फैक्टर किसके लिए भी है, सप्लाई के लिए। बशर्ते डिफरेंस क्या है, डिमांड कंज्यूमर करता है, सप्लाई प्रोड्यूसर करता है। डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर, सप्लाई करता है प्रोड्यूसर। ये जो 2 लाइन लिखा हुआ है, इसका मैं हिंदी बोल रहा हूँ, एक बार हिंदी बोल रहा हूँ। सर अब तक क्या बंगला बोल रहे थे? नहीं, बंगला नहीं था, हिंदी बोला था, पर इस 2 लाइन का हिंदी बोल रहा हूँ। ये बोल रहा है कि सप्लाई हम उसको बोलते हैं, सप्लाई हम उसको बोलते हैं जो प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करने के बारे में, सॉरी सप्लाई हम उसको बोलेंगे जहां प्रोड्यूसर एक सर्टेन टाइम पीरियड पर एक सर्टेन प्राइस पर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करने के बारे में सोच रहा है। देखो ना, आर विलिंग है ना, कर दिया या सोच रहा है। आर विलिंग एंड एबल मतलब यह क्या, फ्यूचर में करेगा। पढ़ाए थे ना इकोनॉमिक्स में, सारा इवेंट क्या आता है, फ्यूचर वाला। तो यहाँ पे ना प्रोड्यूसर सोच रहा है कि इतने प्राइस पर इस टाइम पर इतना गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो सप्लाई रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग। पूरा सप्लाई क्या है, एक अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, एक क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो प्रोड्यूसर एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करने के बारे में सोच रहा है। जो सोच रहा है, जितने अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में सोच रहा है, जितना क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं ना। मान लो मैं सोच रहा हूं कि नेक्स्ट वीक 1000 यूनिट का सप्लाई मार्केट में करूंगा, ये मैं सोच रहा हूं ना, दैट इज अ सप्लाई।
दैट इज द सप्लाई। पर एक चीज याद रखना, सप्लाई मस्ट बी इफेक्टिव, सप्लाई मस्ट बी इफेक्टिव। इफेक्टिव सप्लाई कब होगा? जब 6 कंडीशन फुलफिल होगा। इसका मतलब अगर मैंने सोचा नहीं, सप्लाई, इफेक्टिव सप्लाई का मतलब अगर मैंने सोचा कि 1000 यूनिट का सप्लाई मार्केट में करूंगा, इसका मतलब मैं जरूर से जरूर करूंगा। जैसे मैं डिमांड करने के लिए रेडी था ना, तो जरूर से जरूर करूंगा। वैसे ही बोला कि अगर आपके पास डिजायर है, अगर आपके पास एबिलिटी है, विलिंगनेस है, आपने प्राइस भी डिसाइड कर लिया, टाइम पीरियड भी डिसाइड कर लिया, क्वांटिटी भी डिसाइड कर लिया, तो रुका किस बात का? सप्लाई तब करने के लिए मैं रेडी हूं। तो चाहे डिमांड हो या सप्लाई हो, आप अगर एक बार ठान लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको कब करना पड़ेगा? जब ये 6 कंडीशन आप क्या करोगे? फुलफिल करोगे। एग्जाम्पल, नेक्स्ट वीक मैं 1000 यूनिट ऑफ गुड्स का सप्लाई करने के बारे में सोच रहा हूं, और मैंने प्राइस भी बता दिया, हाँ इतने प्राइस पे करूंगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये होगा ही होगा, बिकॉज 6 चीज में आ गया ना, क्वांटिटी भी आ गया, प्राइस भी आ गया, टाइम पीरियड भी आ गया, और मैंने अपना इच्छा बताया कि मैं करूंगा ही करूंगा, और मैंने बोला कि भैया मेरे पास एबिलिटी भी है, मतलब मैंने प्रोडक्शन वगैरह करके मैं रेडी भी हो गया। तो अगर प्रोड्यूसर के पास 6 चीज आ गया, डिजायर आ गया, एबिलिटी टू प्रोड्यूस आ गया, एबिलिटी टू सप्लाई आ गया, विलिंगनेस टू सप्लाई आ गया, प्राइस आ गया, क्वांटिटी आ गया, टाइम पीरियड आ गया, अगर ये 6 चीज प्रोड्यूसर के पास आ गया, इसका मतलब वो सप्लाई 100% होगी ही होगी। तो ये 6 कंडीशन बहुत मैटर करता है सप्लाई करने के लिए। इसमें से कुछ भी मिसिंग रहा तो सप्लाई होगा। ये पंखा चलो यार, गर्मी से गर्मी लग रहा है, पंखा चलाओ। ये एसी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, स्विंग। क्लियर हुआ सप्लाई? तो सप्लाई के पास में ना एक चीज यहाँ पे लिखना, जब जब आप सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई जस्ट लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, जैसे डिमांड का कॉन्सेप्ट है वैसे सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। बेसिक डिफरेंस है, डिमांड करता है कंज्यूमर और सप्लाई करता है प्रोड्यूसर। जैसे वहां पे कंज्यूमर डिमांड करने के बारे में सोच रहा है, वैसे यहाँ पे प्रोड्यूसर सप्लाई करने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ सब? सप्लाई का डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का मतलब कौन सा फैक्टर सप्लाई को बढ़ाएगा और कौन सा फैक्टर सप्लाई को घटाएगा, कौन सा फैक्टर सप्लाई को बढ़ाएगा और कौन सा फैक्टर सप्लाई को घटाएगा। जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर मार्केट में प्राइस हाई है गुड्स की, तो चांसेस है प्रॉफिट कमाने का। अगर प्राइस ज्यादा देने के लिए लोग रेडी हैं, तो बहुत ज्यादा है कि प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा, तो आप सप्लाई भी क्या कर दोगे? एज ए प्रोड्यूसर। जैसे कंज्यूमर हमेशा कंज्यूमर वेलफेयर के बारे में सोचता है, वैसे ही प्रोड्यूसर अपने प्रोड्यूसर वेलफेयर के बारे में सोचता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर? अरे अपने बारे में सोचना मतलब बेनिफिट के बारे में सोचना। तो प्रोड्यूसर भी तो अपना बेनिफिट बारे में सोचेगा। जैसे ही प्रोड्यूसर को लगेगा यार पब्लिक तो हाई प्राइस पर डिमांड करने के लिए रेडी है, तो वो हाई प्राइस पर सप्लाई करने के लिए भी क्या हो जाएगा? रेडी। बिकॉज एट द एंड प्रोड्यूसर कोई सोशल सर्विस करने के लिए तो बैठा नहीं है, कोई चैरिटी खोल के बैठा है क्या? नहीं ना। तो हाई प्राइस पे सप्लाई भी क्या होती है? हाई होती है। यही तो लॉ ऑफ सप्लाई भी तो है, यही तो लॉ ऑफ सप्लाई है कि प्राइस अगर हाई रहेगा तो सप्लाई भी हाई, प्राइस अगर लो रहेगा तो सप्लाई भी लो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब प्राइस हाई होती है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है, और जब प्राइस कम हो जाती है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका नहीं मिलता है। ये तो मैंने जस्ट बताया कैसे, वाई। देख मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाने नहीं आया, सच बता रहा हूँ। मैं तुम लोग का जो भ्रम है ना, ये सब तोड़ने आया हूँ। कैसे? मैं तो इसीलिए आया ना, अदरवाइज तुम गूगल उठा लो, बुक उठा लो, तो यही सेम चीज लिखा हुआ है। सेम चीज, अगर थोड़ी बहुत तुम्हारी अंग्रेजी ठीक रहेगी तो पढ़ के इकोनॉमिक्स पास हो जाएगा। बट बीइंग ए टीचर तुम्हारा वो सब कॉन्सेप्ट में ढुकाना पड़ेगा कि हाई प्राइस पर हाई सप्लाई क्यों होगा। कोई बता सकता है? वो तो मैं पहले ही बोल दे बेटा, वो तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि जब प्राइस ज्यादा रहेगा तो लोग, मतलब हाई प्राइस पे लोग सामान खरीदने के लिए रेडी हैं, तो प्रोड्यूसर बोलता अच्छा प्राइस ज्यादा, हम भी सप्लाई करने के लिए रेडी है, तो हाई प्राइस पर हाई सप्लाई हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? कोई बता पाएगा? सर हमको मालूम। बताइए शुभम, बताइए।
सर प्रोड्यूसर हाई प्राइस पे ज्यादा सप्लाई इसलिए करेगा क्योंकि प्राइस हाई है, और वो एम करेगा कि उसको मतलब जो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है वो लो करने का और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा करने का। तो जितना सेल करेगा हाई प्राइस में उसको उतना प्रॉफिट होगा, और मतलब अगर प्राइस कम रहेगा तो कम सेल करेगा, तो उसको मतलब वैसे मार्जिनल प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। एकदम एकदम सही। यही चीज तो मैं भी बोल रहा हूँ शुभम, जो आप बोल रहे हो ना, शुभम ना, हाँ शुभम। सर। हाँ, मैं भी तो ये चीज बोल रहा हूँ कि जब प्राइस हाई रहेगी तो प्रोड्यूसर हाई प्राइस पर परचेज करने के लिए रेडी है। तो प्रोड्यूसर, सॉरी, कंज्यूमर हाई प्राइस पर परचेज करने के लिए रेडी है। तो प्रोड्यूसर बोलता है यार जब तुम रेडी है सब हाई प्राइस पर, तो हम सप्लाई करने के लिए रेडी है। तो हाई प्राइस पर हाई सप्लाई, ये तो मैं बोल ही रहा हूँ। ऐसा क्यों तुम लोग समझ नहीं पा रहे मेरा बात? कंज्यूमर को सर उसका जरूरत है इसलिए। नहीं 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 नहीं। सर प्रॉफिट बेनिफिट ज्यादा होने के लिए। सब सब तुम लोग एकदम सही बता रहा है, हम तुम लोग का आंसर गलत नहीं, एकदम सही आंसर है। बट मेरा जो क्वेश्चन मार्क है ना वो कुछ और ही है। मैं बताऊं टाइम का? सर हाँ बोलो। फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाए, नहीं 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 नहीं, थोड़ा ये सा वाला थोड़ा नहीं। सा थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते तुम लोग का, ब्रेन स्टॉर्मिंग। हाँ, फ्यूचर में बढ़ जाएगा है, बट मेन चीज मैं आप तुम बता रहा हूँ, सुनो मेन चीज मैं बता रहा हूँ। प्राइस अगर हाई है ना, अगर गुड्स की प्राइस क्या है, हाई है, इसका मतलब गुड्स का डिमांड लो है। अगर किसी गुड्स की प्राइस हाई है, मतलब डिमांड लो होगा या ज्यादा होगा? हाई सर, हाई डिमांड हाई। प्रैक्टिकल ज्यादा लाइफ में होगा। आज, लो प्रैक्टिकल होगा, लाइफ में आओ। लो होगा। सर प्राइस अगर हाई अगर होगा तो नहीं डिमांड तो प्राइस लो ज्यादा, होगा। सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, सुनो 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 सुनो, हाई प्राइस है ना, सुनो, क्या बोल रहा, हाई प्राइस पर हाई सप्लाई। तुम बोल रहे हो सर जब प्राइस हाई होगा तो डिमांड कम हो जाएगा, यही ना, डिमांड कम हो जाएगा। तो जब डिमांड कम हो जाएगा तो सप्लाई क्यों बढ़ाएगा? कोई प्रोड्यूसर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि जैसे ही सप्लाई ज्यादा होगा प्राइस कम हो जाएगी। अरे किसी, मैं बता रहा हूँ, किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है, एग्जाम्पल, हर गली गली सोना दिख रहा है सबको, जिस घर में जा रहे हो सोना ही सोना। लो, इंसान कम, सोना ज्यादा दिख रहा है, गोल्ड ज्यादा दिख रहा है। फिर वही दिन आ गया, इंडिया सोने की चिड़िया कहलाने लगा। इंडिया में फिर सोने की वैल्यू रह जाएगी क्या? क्योंकि सोने की सप्लाई क्या होगी, बहुत ज्यादा। जैसे ही सोने की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए, घर घर में सोना है, तो आप मुझे बताओ, फिर जो शादी ब्याह में लोग इतना सोना पहन के दिखाता है, फिर कोई दिखाएगा? अगर कोई दिखाएगा तो एक ही बात बोलेगा, जो सोना तुम गले में पहनाना, अभी हम खाना खा के आ रहे हो उसी सोना में। अगर मैं, अगर सोना का कीमत, अगर उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। तुम लोग भी देखो ना, जिससे बहुत ज्यादा बात उत कर लेता है एक दो महीना, फिर वो इंसान तुम लोग का वैल्यू करना कम कर देता है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी। इसलिए अपना अपना समय किसी को मत दिया करो तुम लोग, एकदम। जब तक कोई गिड़ाए ना, हाथ पैर में पकड़े बात करता, तब तक तो बात ही मत करना, मैसेज का रिप्लाई ही मत करना, सच बता रहे। अगर अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो ना, थोड़ा एटीट्यूड में रहा करो, समझ रहे हो ना? थोड़ा एटीट्यूड में, वो अलग बात है, कैसे भी दिखते हैं, माँ बाप का देन है। हाँ, अरे अगर कोई नहीं, एक मिनट, कोई अगर सुंदर है तो उसने कुछ किया है क्या सुंदरता के लिए? नहीं ना, उसके माँ बाप सुंदर होंगे, सुंदर आया। हम जैसे, हम भी सुंदर हैं। भी सिंपल सी बात है, थोड़ा अकड़ में रहा करो तुम लोग। अकड़ का मतलब थोड़ा सप्लाई कम दिया करो। तो जब सप्लाई कम रहेगी ना, तो डिमांड ज्यादा रहेगा, और जब डिमांड ज्यादा रहेगा तो लोग हाई प्राइस करने पे करने के लिए रेडी रहेंगे। तुम लोग सोच रहे हो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या सोच रहा है कि जब प्राइस ज्यादा रहेगा तो हम डिमांड कम करेंगे ना। तुमने क्या सोच रहा है, तुम लोग सोच रहा है कि प्राइस अगर हाई है तो हम डिमांड कम करेंगे। एक बार प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ये सप्लाई चैप्टर ना, जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तो खुद को फील करना तुम क्या है, प्रोड्यूसर है। अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा तो हाई प्राइस पे तो हम डिमांड हम तो कम ही करेंगे। बट प्रोड्यूसर सोचो, मालिक मालिक वाला एक बार, ए भिखारी लोग मालिक बन एक बार। नहीं नहीं, हम तो मालिक नहीं बनेंगे जीवन में, जीवन भर इसी बनेंगे, नहीं, मालिक बन। मालिक बनकर सोच कि जिस चीज की प्राइस हाई है, चांसेस है ना प्रॉफिट कमाने का, चांसेस है ना प्रॉफिट हाँ, कमाने का, है ना, प्रॉफिट मिलेगा। ये था पहला रीजन। अब मेन रीजन सुनो। जब प्राइस हाई होती है ना, इसका मतलब देश में महंगाई बहुत ज्यादा है।
जब प्राइस हाई होती है तो इसका मतलब क्या, देश में महंगाई बहुत ज्यादा है। और जब जब देश में महंगाई बहुत ज्यादा है, इसका मतलब देश में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। लिक्विडिटी मतलब कैश। अगर देश में कैश, क्योंकि महंगाई कौन क्रिएट करता है, महंगाई कौन क्रिएट करता है, आम नागरिक। महंगाई कौन क्रिएट करता है, आम नागरिक। जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे तब तक क्या प्राइस बढ़ेगा, बोलो। हम ही डिमांड करके महंगाई बढ़ाते हैं, और हम ही मोदी जी को गाली देते हैं कि महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, डैश कहीं का, इसका तो हटा देंगे सरकार, गिरा देंगे सरकार। महंगाई तो हम ही बढ़ाए ना, हमारी इनकम बढ़ी, हमारी इनकम बढ़ी, हमने गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। हमारी इनकम बढ़ी, हमने गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करने स्टार्ट कर दिया। पड़ोसी का इनकम बढ़ा, पड़ोसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। लोगों की इनकम बढ़ते चली जा रही है, लोग डिमांड डिमांड करते चले जा रहे हैं। आप बताओ, जब आप डिमांड पे डिमांड किए जा रहे, प्रोडक्शन तो लिमिट में है, सप्लाई तो लिमिट में है, तो एट द एंड क्या बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर किसी चीज की प्राइस हाई है, ध्यान समझना, प्रोड्यूसर को लगता है कि इसकी प्राइस हाई है, इट मींस इस प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है, इस प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, ज्यादा है। और जब डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब लोगों के पास इनकम भी क्या है, ज्यादा है। क्योंकि जब तक लोग खर्च नहीं करेंगे, जब तक लोग डिमांड नहीं करेंगे, तब तक प्राइस ज्यादा नहीं। कोरोना में एक चीज तुम लोग देखा होगा, हर चीज की सप्लाई ठप हो गई थी। हर चीज सप्लाई क्या हो गई, ठप हो गई थी। मैगी भी महंगा बिक रहा था। तो जैसे किसी चीज की सप्लाई कम होती है ना, सप्लाई कम होती है, प्राइस क्या होता है, ज्यादा। क्यों प्राइस ज्यादा होता है, क्योंकि डिमांड उसकी क्या होती है, ज्यादा। तो अगर प्राइस हाई है, इसका मतलब डिमांड बहुत हाई है। प्राइस अगर हाई है, इट मीन क्या, डिमांड बहुत हाई है। जब डिमांड बहुत हाई है तो सप्लाई भी ये बढ़ा देता है, जिससे प्रॉफिट कमाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो पहले उसके एज ए प्रोड्यूसर हमारे मन में दो चीज आता है। पहला कि प्रॉफिट कमाने का मौका बढ़िया है, प्रॉफिट कमाने का मौका बहुत बढ़िया है, सप्लाई ज्यादा कर दो। और दूसरा आता है कि प्राइस इसलिए हाई हुआ था, ध्यान समझना, प्राइस इसलिए हाई हुआ था क्योंकि लोगों के इनकम ज्यादा है। लोगों क्या है, इनकम ज्यादा है। लोग ने गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बहुत ज्यादा किया है। क्यों किया, क्योंकि लोगों की इनकम क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, मतलब कंज्यूमर बहुत एक्टिव है परचेज करने के लिए। तो प्रोड्यूसर ये सोच करके सप्लाई को बढ़ा देगा। जो कंज्यूमर क्या एक्टिव है, कंज्यूमर क्या एक्टिव है, एक्टिव का मतलब इनकम आएगी तो खर्च करेगा, इनकम आई तो जब प्राइस हाई होता है ना, प्रोड्यूसर दिमाग में दो चीज चलता है। पहला, प्रॉफिट कमाने का चांस ज्यादा है। दूसरा, कंज्यूमर क्या है, एक्टिव है। एक्टिव का मतलब कंज्यूमर खर्च करने के लिए रेडी है, इसलिए वो सप्लाई को बढ़ा देगा। नहीं तो आप सोचो, प्राइस अगर हाई रहे और लोग डिमांड कम कर दे, प्राइस अगर हाई रहे और लोग डिमांड कम कर दे, तो हम सप्लाई बढ़ाएंगे कम करेंगे, कम करेंगे ना। हम तो हमेशा चाहेंगे कि मेरे गुड्स का डिमांड बना रहे। अगर मैं तुम्हें मेरे क्वेश्चन का बस जवाब दे देना, अगर मैं बहुत ज्यादा सप्लाई कर दिया अपने गुड्स एंड सर्विसेज का, तो मेरे गुड्स का डिमांड कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, मतलब गुड्स की जो प्राइस कम रहेगी या ज्यादा रहेगी। जब सप्लाई ज्यादा होती है ना, तो एक टाइम पे सप्लाई ज्यादा हो गया, देखो नॉर्मली इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, जहां पे डिमांड सप्लाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपने क्या किया, सप्लाई बेसी कर दिया। जैसे ही सप्लाई बेसी कर दिया ना, तो डिमांड कम हो गया। अरे देखना, सप्लाई बेसी कर दिया ना, तो अब डिमांड, सप्लाई के कंपेयर में डिमांड कम दिख रहा है, सप्लाई के कंपेयर में डिमांड कम दिख रहा है। अब बताओ, जिसकी डिमांड कम है, जिसकी डिमांड कम है, उसकी प्राइस बोलो कम होगी या ज्यादा होगी, बोलो। हमने सप्लाई कर दिया, जैसे याद करो सोना का सप्लाई कर दिया, हर जगह सोना सोना, तो प्राइस क्या हो गया, गिर गया ना। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, हमेशा सप्लाई बेसी करेगा क्या, प्रोड्यूसर तो हमेशा डिमांड को बेसी रखने की कोशिश करेगा। इसलिए जितने भी प्रोड्यूसर है ना, अगर 100 यूनिट का डिमांड रहेगा, तो वो 80 यूनिट का ही सप्लाई करते हैं, जिससे डिमांड हमेशा क्या रहे, हाई रहे। क्योंकि उनको पता है, क्योंकि देखो डिमांड सप्लाई अगर बराबर हो गया, डिमांड सप्लाई अगर बराबर हो गया, तो एक इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा। तो प्रोड्यूसर ना सोचता है ना कि ये बराबर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो ना कोई बात नहीं, सप्लाई थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा सा कम रखेंगे। जैसे ही थोड़ा सा कम रखेगा, तो अब देखना ये बैलेंस हो गया, ये डिमांड हो गया और ये सप्लाई हो गया, गैप आ गया ना डिमांड सप्लाई में। तो जब डिमांड हाई रहेगा, तो चांसेस है ना प्राइस बढ़ाने का। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, हमेशा सप्लाई को थोड़ा सा कम रखता है। कम रखने से प्राइस ज्यादा रहेगी, और जैसे ही प्राइस बढ़ी वो सप्लाई कर देगा।
आ रहा समझ में? तो इसीलिए बोलाते हैं ना, हाई लोग इस चीज को समझ नहीं पाते कि हाई प्राइस पर हाई सप्लाई क्यों होता है। उसके पीछे दो रीजन है। पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हाई प्राइस पर ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। दूसरा, कंज्यूमर काफी एक्टिव है, काफी ज्यादा एक्टिव है। जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, कंज्यूमर खर्च करने के लिए भी क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। इसलिए प्रोड्यूसर हाई प्राइस पर हाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या, फर्म गोल। पंखा बंद कर दो। फर्म गोल, इसको कोई एक्सप्लेन करेगा? फर्म गोल का मतलब, अभी इतना, अभी तुम लोग को ये चीज समझ, जो भी मैं बोला ना सेकंड वाला, कि कंज्यूमर काफी एक्टिव है। एक्चुअली तुम अभी उतना इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा। जब केन्सियन इकोनॉमी पढ़ेगा ना, केन्सियन, फिफ्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में जब तुम लोग केन्सियन इकोनॉमी पढ़ेगा ना, तो केन्सियन इकोनॉमी में सेम बात लिखा हुआ है। तो वहां पे एग्रीगेट सप्लाई बोल के एक वर्ड है, सेम बात लिखा हुआ। ठीक है, तो अभी मैं कोशिश किया तुमको बताने का। अगर तुमको समझ में नहीं आता सेकंड वाला पॉइंट, कोई बात नहीं, तुम फर्स्ट वाला पॉइंट याद रखना, कि हाई प्राइस पर प्रॉफिट कमाने का मौका ज्यादा होता है, इसलिए प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई को ज्यादा रखता है। अगर सेकंड पॉइंट समझ नहीं पाया तो कोई इशू नहीं, तुम्हारा लेवल भी तो अभी तो कम ही है ना। फर्म गोल देखो, फर्म गोल देखो, फर्म गोल का मतलब, अचीवमेंट। सर हम पता है फर्म गोल का मतलब? बताओ बताओ। सर फर्म गोल वो होता है कि मतलब अगर जो फर्म है उसको अगर प्रॉफिट ज्यादा करना है तो वो जो गुड्स है उसको हाई प्राइस में सेल करेगा, और अगर उसको सेल ज्यादा करना है तो वो कम प्राइस में सेल करेगा ताकि हम लोग ज्यादा खरीदे। वेरी गुड वेरी गुड, बोल रहा फर्म, हमारी सप्लाई ना हमारे बिजनेस का जो गोल है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर बिजनेस का गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बिजनेस गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर बहुत ज्यादा अगर प्रॉफिट कमाने का मन है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो शुभम, अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? आप अच्छा बोल रहे थे। हाँ सर। फर्म गोल फिर से एक्सप्लेन करो, सबको अच्छे समझ में आना चाहिए, फिर बोलो ना, अच्छा बोल रहे थे तुम। हाँ सर, फर्म गोल वो होता है कि अगर फर्म को प्रॉफिट कमाना है ज्यादा करके तो उसको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, कि वो अगर जब प्राइस बढ़ाएगा। हाँ, तो सप्लाई भी ज्यादा करेगा। हाँ। हाँ, मतलब सिंपल से बात बोल रहे हैं ना, कि अगर फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल है, कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, जैसे एप्पल का देख लो ना, एप्पल देख लो, एप्पल का फर्म गोल सिंपल देखो, एप्पल तो डायरेक्टली बोलता है कि हम ये भिखारी लोग के लिए बनाते ही नहीं है। हाँ, उनका गोल है, वो डायरेक्टली वेल्दी पर्सन, रिच क्लास को टारगेट करते हैं। इसीलिए एप्पल का जितना भी फोन आता है सब कॉस्टली आता है। हम मानते हैं प्रोडक्ट में दम है, हम एक्सेप्ट करते हैं, बट उनका टारगेट ही है, वो लोअर क्लास में डील ही नहीं करते, मिडिल क्लास लोअर क्लास बोलते बाद में, पहले वेल्दी, पहले उनका टारगेट ही है। तो फर्म गोल भी बहुत मैटर करता है। तो जो अगर फर्म का गोल ज्यादा रहेगा कि प्रॉफिट ज्यादा कमाना, तो वो क्या करेंगे, प्राइस को हाई सेट रखेंगे। और जब प्राइस हाई सेट रखेंगे तो हाई प्राइस पर सप्लाई भी हाई करेंगे, जिससे ज्यादा ज्यादा क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा तुम बताओ, प्राइस तो बढ़ा दिए, सप्लाई नहीं किए, प्राइस तो बढ़ा दिए पर सप्लाई ही नहीं किए, तो उस केस में क्या होगा? प्राइस तो बढ़ा दिए पर सप्लाई नहीं किया, क्या प्रॉफिट कमा पाओगे? प्रॉफिट कमाने के लिए सप्लाई तो करना पड़ेगा मार्केट में। तो हाई प्राइस पे लोग क्या करते हैं, सप्लाई भी हाई रखते हैं। ठीक, गोल भी बहुत मैटर करता है। लास्ट में क्या, प्राइसेस ऑफ इनपुट या फैक्टर, ये बताओ। प्राइसेस ऑफ इनपुट और फैक्टर बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ सीओपी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई क्या होगी, कम होगी। भाई लेबर को ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। जो मटेरियल जो मटेरियल 1,000 रुपया टन आता था, अब वो मटेरियल 2,000 रुपया टन आ रहा है, 1,500 रुपया टन आ रहा है। हर चीज महंगी हो गई, रेंट महंगा हो गया, लेबर लेबर सैलरी सैलरी ज्यादा देना पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी मशीन सब महंगा हो गया, रॉ मटेरियल महंगा हो गया। तो हर एक प्रोड्यूसर का अपना बजट होता है ना। जैसे तुम्हारे यहाँ पे देखो ना, तुम्हारे यहाँ पे देखो, अगर पापा की इनकम लिमिटेड है और ऐसी अचानक से अगर हर एक चीज महंगी हो जाए, तो हर चीज घर में कम आनी स्टार्ट हो जाती है ना, सब्जियां भी कम आएंगी, दूध भी कम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज होगा, फालतू इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्या एक लिमिटेड बजट है। ऐसी प्रोड्यूसर का भी क्या एक लिमिटेड बजट है, क्या है, लिमिटेड बजट है। जैसे ही सब कुछ महंगा हो जाएगा ना, तो उसका बजट तो हिल गया। अब वो क्या करेगा, सप्लाई को थोड़ा सा रोक देगा, कम कर देगा। तो अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगा, मतलब रॉ मटेरियल, लेबर,
ठीक है, इन सबका प्राइस अगर ज्यादा होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, बिकॉज बजट क्या हो गया, कम हो गया। नेक्स्ट हमारी टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन, और जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई भी ज्यादा, कम टाइम में प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई भी ज्यादा। गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर फेवर में रहे तो, गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर फेवर में रहे तो सप्लाई ज्यादा, अगर फेवर में ना रहे तो प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज। अब बताओ, कॉफी हो गया महंगा, कॉफी हो गया महंगा तो किसका डिमांड बढ़ेगा, चाय का डिमांड चाय बढ़ेगा। का। जब चाय का डिमांड बढ़ेगा तो चाय की सप्लाई भी, करेक्ट, समझ आ रहा है ना। पेट्रोल हो गया महंगा तो किसका डिमांड गिरेगा, किसका डिमांड, कार का डिमांड गिरेगा, तो हम सप्लाई ज्यादा करेंगे या कम करेंगे, कम करेंगे भैया, अपना पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे क्या सप्लाई ज्यादा करके। नेक्स्ट नंबर ऑफ फर्म, बताओ। हाँ, सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। हाँ, नंबर ऑफ फर्म, ये तो बच्चा वाला, ये प्लीज कौन एक्सप्लेन करेगा, सर हम ये बता बच्चे, दें। बताओ शुभम, तुम्हें बताओ। सर जितना नंबर ऑफ फर्म्स होगा उतना ज्यादा सप्लाई होगा, और जितना कम बिल्कुल नंबर बिल्कुल ऑफ बिल्कुल, मतलब किसी भी मार्केट में अगर नंबर ऑफ दुकानें ज्यादा हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई ज्यादा, कंपटीशन भी ज्यादा, आ रहा सर। और अगर नंबर ऑफ फर्म कम रहेगी तो, जैसे आप एक चीज मुझे बताओ, हाँ क्या बोल रहे, बोलना, बोले क्या, नंबर ऑफ फर्म बोला ना, अगर नंबर ऑफ फर्म ज्यादा है तो प्रोडक्शन यूनिट ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा। अच्छा, इस एरिया में टीचर बहुत ज्यादा है ना, तो टीचर की सप्लाई क्या है, ज्यादा है ना। और कोई ऐसे जगह चल जाओ, बालीगंज बेलूर उधर में चल जाओ, वहां पे नंबर ऑफ टीचर कम मिलेंगे तो टीचर की सप्लाई क्या है, कम है। तभी तो बच्चे इतने दूर दूर से पढ़ाई करने यहाँ पे आ रहे हैं, आ रहा सा ना। एक बार सारे डिटरमिनेंट्स एक बार देखो तो, और सप्लाई का डेफिनेशन अभी अभी क्लास में याद होना चाहिए। पहले डिटरमिनेंट को देखो और फिर सप्लाई डेफिनेशन याद होना चाहिए क्लास में, लिखने को आएगा एग्जाम में। ये देखो, सारे फैक्टर्स को याद करो। सर एक चीज पूछना था आपसे। बोल, पहले पूछ, पहले कर लो फिर बताता हूँ, पहले याद करो। तुम्हारे सिलेबस में प्रोड्यूसर कंज्यूमर सरप्लस भी है क्या, दोनों देखो तो सप्लाई में। प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं है। हो गया, याद हो गया ये वाला पॉइंट, सारे सारे पॉइंट्स याद हो गए। ठीक है, चलो सप्लाई सप्लाई डेफिनेशन याद करो, सप्लाई डेफिनेशन। याद हो गया, याद हो गया। ठीक है, बोलो क्या क्वेश्चन था तुम्हारा, क्वेश्चन क्या था पूछो।
हाँ सर, पूछ रही थी वो जो लिखा हुआ है द फैक्टर्स ऑन विच द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स आर नोन एज डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड या सप्लाई, सर क्या होगा डिटरमिनेंट्स वो? ऑफ सप्लाई होगा, सप्लाई होगा, डिमांड गलती से लिख दिया, सप्लाई होगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, सर, यही टाइप है, पूछ रही। ठीक है। तो प्राइस, हाँ देखो एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ, प्राइस अगर हाई तो सप्लाई भी हाई, प्राइस अगर लो तो सप्लाई लो। फर्म का गोल, अगर फर्म का गोल है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए सेल ज्यादा करना पड़ेगा, और जब सेल ज्यादा करेंगे तो सप्लाई भी ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट हो गया प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हाई होगा तो सप्लाई कम होगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर लो होगा तो सप्लाई ज्यादा होगी। ठीक है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अगर एडवांस होगा तो सप्लाई भी ज्यादा, और लो लेवल का टेक्नोलॉजी होगा तो सप्लाई भी कम। गवर्नमेंट की पॉलिसी, अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ ना, मैं एग्जांपल लेता हूँ, गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा दिया, गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा दिया तो महंगी हो गया ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अरे गवर्नमेंट ने जीएसटी का रेट बढ़ा दिया, तो अब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, महंगा हो गया। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा महंगा हो जाएगा तो मैं सप्लाई को कम कर दूंगा। तो गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा रही है तो इसका मतलब गवर्नमेंट मेरे अगेंस्ट में काम कर रही है, और गवर्नमेंट टैक्स कम कर दिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ता हो गया, तो फेवर में काम कर रही है, सप्लाई ज्यादा होगा। और प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटी, एग्जांपल था ना, टी एंड कॉफी, कार एंड पेट्रोल। ठीक है। लास्ट में क्या, नंबर ऑफ फर्म, अगर नंबर ऑफ फर्म ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा। ठीक है। सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? सप्लाई किन किन चीज पे डिपेंड करता है? प्राइस, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइसेस ऑफ इनपुट, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो सप्लाई एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई के बीच में जो रिलेशन है, फिर से बोल रहा हूं, सप्लाई एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई दोनों एक है या अलग अलग है? सप्लाई अलग है, सप्लाई अलग है, और डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई अलग है। अगर मैं बात करूं तो ये सप्लाई है, बोला सप्लाई और डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई का बीच का जो रिलेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं सप्लाई फंक्शन। क्या बोलते हैं? सप्लाई फंक्शन। सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एंड द फैक्टर ऑन विच सप्लाईज डिपेंड, मतलब नॉर्मली डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो देखो बाबा, सप्लाई, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है इसी को बोलते हैं सप्लाई फंक्शन। क्या बोलते हैं? सप्लाई फंक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि बता, इसमें जैसे वन ऑफ द फैक्टर था प्राइस, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई का वन ऑफ द फैक्टर क्या था? प्राइस। अब अगर प्राइस हाई होगा तो सप्लाई भी हाई होगा। वन ऑफ द फैक्टर इज टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, अगर टेक्नोलॉजी क्या होगी? एडवांस होगी, सप्लाई ज्यादा होगा। तो बोलो सप्लाई जिन जिन चीजों पर डिपेंड करता है दैट इज द डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, फिर से सुन लो, सप्लाई एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई के बीच का जो रिलेशन है उसको बोलते हैं सप्लाई फंक्शन। इकोनॉमिक्स में कहीं भी फंक्शन वर्ड आया ना, तो फंक्शन का मतलब ये क्या होता है? रिलेशन। फंक्शन का मतलब क्या होता है? रिलेशन। अरे थैंक यू बाबू। लॉ ऑफ सप्लाई देख लो, लॉ ऑफ सप्लाई भी देख लो। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है? लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? वही एकदम नॉर्मली, इफ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेनिंग में क्या क्या आएगा? ये प्राइस को छोड़कर, जो प्राइस को छोड़ करके ना, ये जितने भी फैक्टर हैं, प्राइस को छोड़ करके ये जितने ही फैक्टर है, फर्म गोल, टेक्नोलॉजी, प्राइसेस ऑफ इनपुट, गवर्नमेंट का पॉलिसी, प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटी, नंबर ऑफ फर्म, प्राइस को छोड़ करके जितने भी फैक्टर हैं दे आर द कांस्टेंट। दे आर क्या है? कांस्टेंट। बोला पॉलिसी कांस्टेंट होना चाहिए, फर्म का गोल कांस्टेंट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होना चाहिए। अब अगर फर्म, अब अगर मार्केट का प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई ज्यादा, अब मार्केट प्राइस कम हो गई तो सप्लाई कम। तो यहाँ पे एक वर्ड था ना, इफ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट में प्राइस को छोड़कर जितने भी फैक्टर, प्राइस को छोड़कर के जितने भी फैक्टर सप्लाई को इंपैक्ट करते हैं, प्राइस को छोड़कर के जितने भी फैक्टर सप्लाई को इंपैक्ट कर रहे हैं वो सब क्या है? कांस्टेंट है। इस केस में अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस अगर घटती है तो सप्लाई भी घटेगी। क्लियर हुआ? जैसे डिमांड में पढ़े थे ना, लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस को छोड़कर जितने भी फैक्टर डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो रहेंगे कांस्टेंट। इस केस में अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा, प्राइस अगर कम होगी डिमांड ज्यादा। यहाँ भी सेम चीज, इफ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा।
उल्टा कर लो, ठीक है। अजम्पशन देख लो, सेव अजम्पशन, नो चेंज इन इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर, मतलब कंज्यूमर का जो प्रोड्यूसर का जो बजट है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूसर का बजट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता सप्लाई में, बहुत ज्यादा। हाई बजट हाई सप्लाई, लो बजट लो सप्लाई, ठीक है। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, मतलब टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदर गुड्स का जो प्राइस है, मतलब रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। एंड गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब प्राइस को छोड़कर जितने भी फैक्टर सप्लाई को इम्पैक्ट कर रहे हैं, सप्लाई को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो सब क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। एक्सेप्शन देख लो। अच्छा, एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन है, एक्सेप्शन आगे आगे पढ़ेंगे। सर इकोनॉमिक्स में क्लास 12 क्यों लिखा हो, हाँ क्लास 12 क्यों लिखा हो ना, पहले ना पहले ना क्लास 12 पढ़ाते थे, पहले ना क्लास 12 पढ़ाते थे, ठीक है। अब टाइम नहीं मिलता क्लास 12 पढ़ाने का, ठीक है। तो उनमें भी तो सेम सिलेबस था ना, तो बस हाँ वही, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, तुम लोग का भी बनाया नहीं है, तुम लोग का वो एक फ्रेश बनाएंगे तुम्हारे नाम से। एक्सप्लेनेशन देख लो। अब यहाँ पे देख लो, प्राइस बढ़ती चली जा रही है ना, पहले प्राइस 10 थी, फिर 20 थी, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया। सप्लाई भी बढ़ते चली जा रही, पहले 10 था, फिर 13 था, 20 था और 25 था। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ रहा है, देख लो देख लो देख लो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई। सप्लाई पहले प्राइस अगर 10 थी तो सप्लाई था 10, प्राइस 20 हो गई सप्लाई हो गया 13, प्राइस 30 हो गई सप्लाई हो गया 20, प्राइस 40 हो गया सप्लाई हो गया 25। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ रहा है। कैसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, तो पानी, पॉजिटिव। पॉजिटिव, Positive. वेरी गुड, तो पानी पिलाओ ना। पॉजिटिव रिलेशन, कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। अच्छा, रिलेशन अगर पॉजिटिव है तो कर्व भी कैसा बनेगा, रिलेशन अगर पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो कर्व भी कैसा बनेगा, वेरी गुड, पॉजिटिव कर्व बनेगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व बनेगा, अपवर्ड स्लोप कर्व बनेगा, जो बोल दो सही हो। देख लो, पहले प्राइस थी P2 तो सप्लाई थी Q1, है ना, प्राइस हो गया P, सप्लाई हो गया Q, प्राइस हो गया P2, सप्लाई हो गया Q2। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रही है, तो कर्व कैसा बन गया, ये सप्लाई कर्व। तुम लोग ना मेरे पे एक एहसान करना ना, ये वाला खाली बनाकर टेबल बनाकर ये डायग्राम लगना चाहिए, कुछ पढ़ के आया है, कोरे कागज को कोरा छोड़ देगा, लिख, लिख के प्लीज ये वाला लिखिए। अभी नहीं, इस एज में कम से कम जब तक 30 साल एज ना हो जाए ना, आलसीगिरी मत करना, नहीं फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा लाइफ में। ये लॉ ऑफ सप्लाई लिख करके टेबल बनाकर डायग्राम बनाओ, डायग्राम बहुत जरूरी। मैं डायग्राम देखो, मैं बाकी कुछ लिखने के लिए नहीं बोला, क्योंकि बचपन से आप लिखते चले आ रहे हो, पर इकोनॉमिक्स में डायग्राम लोग गलत बना के आते हैं, इसलिए डायग्राम का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। छोटा छोटा डायग्राम बनाएगा तभी जाकर कल को बड़ा बड़ा डायग्राम बनाएगा। नहीं, बड़ा डायग्राम में बता तो रहा हूँ, तुम लोग एक दिन ना, मैं 5th सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, एक दिन क्लास देखना बैठकर, समझ में आएगा बड़ा डायग्राम क्या बनता है। फिफ्थ सेमेस्टर में डरवा नहीं रहो, 5th सेमेस्टर में एक डायग्राम आता है, ISLM मॉडल का डायग्राम आता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट मार्केट, उसमें 4 डायग्राम को एक डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है, 4 फेज डायग्राम। सर उधर 2 बार P2 है सर, एक बार P1 होगा ना? आप अपने हिसाब से बना लो ना, जरूरी ओके। नहीं है, हाँ आप अपने हिसाब से बना लो ना। नंबरिंग तुम लोग अपने हिसाब से डाल देना, P1 P2 Q1 Q2 ऐसे डाल देना। गर्मी, जैसे दुर्गा पूजा आता है गर्मी बढ़ जाता है, फिर होगा बारिश। कल तो मेरा छुट्टी है, हम सोएगा, पता नहीं सर आप हमको। सोइए मत, सर नहीं, आप कल सोना मत सर, क्यों केला क्यों, लेकर
अरे हाँ, कल तो मैच भी है यार, सेट। सर राइवलरी जैसे ना, सुनना बता तो रहा हूँ, जैसे स्कूल में छुट्टी का मिलता था ना अनाउंसमेंट, लगता तब जीवन में बस यही खुशी है और बाकी कोई खुशी तो है ही नहीं इसके आगे। इसको मेरे को ना वैसी फील हो रहा है, कल मेरा छुट्टी है। मैच देखने के लिए 56 इंची, 56 इंची का लोग। हाँ बोले, बोले। सर कल छुट्टी क्यों है? मेरा छुट्टी है कल, मेरे दादाजी का कल वो श्राद्ध है। वो महालय है ना कल, तो तुम लोग घर पे होता है होगा, पूजा पाठ थोड़ा बहुत होता है ना? नहीं होता? दादाजी का ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबको मिलवा देंगे। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, वो भी बेचारा अकेले बोर हो जाते हैं। सर हो गया। हो गया। सबके घर में कल पूजा है क्या? नॉर्मली महालय दिन सबके घर में पूजा होता ही है। अरे खानदान पूजा का, पितृपक्ष का नहीं होता है। हाँ सर होता है। तुम लोग घर में नहीं होता, बोल देना सर ब्राह्मण है, दान दक्षिणा दे देंगे साइड से सर को। अरे अरे भाई, ये पापी पेट का सवाल है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ए, तुम्हारे घर में जिसके घर में पूजा नहीं होता ना, मेरे को दान दक्षिणा दे देगा, हम ब्राह्मण है सच में। अरे हम कर्म से भी ब्राह्मण और जाति से ब्राह्मण, दोनों जगह से ब्राह्मण हूं मैं। मेरा कर्म अच्छा है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई गाइस, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, ताजा ताजा नहीं पढ़ना है? अच्छा ठीक है चलो। फिर अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना मेरे को, ठीक है ठीक है चलो। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अब देखो फटाफट सिलेबस पूरा हो रहा है ना। आज हम लोग सप्लाई पढ़ लिए, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़ लिए, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लिए, सप्लाई फंक्शन पढ़ लिए, एक्सेप्शन बाकी है और थोड़ा बहुत पॉइंट बाकी है। नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। बाय ओके गाइस, सर। बाय बाय। बाय सर।